आप देख दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो है अंकित सर की। तो दोस्तों वीडियो तो असल में बेसिकली है कि बीजेपी सरकार कब बना रही है, कौन से पार्टीज मिलकर बना रही है, क्या क्या डिमांड कर रही है, इस पर आई थिंक है वीडियो। तो देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। इंटरेस्टिंग खबर जुड़ रही है और वो इंटरेस्टिंग खबर है एनडीए के अंदर जो सहयोगी दल हैं उनके साथ कि वो कौन से कैबिनेट के पद चाह रहे हैं। सुर्खियां हैं कि प्रधानमंत्री 9 तारीख को शपथ ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय बीजेपी बहुमत में है, एनडीए के साथ, अकेले में नहीं। यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी है, लेकिन 272 का जो करामाती आंकड़ा है वो अपने बूते पार नहीं कर पाई है। इस स्थिति में सरकार बना के चलने के लिए एनडीए का जो गठबंधन है उसमें 240 सीटें बीजेपी की और 272 तक पहुंचने के लिए आवश्यक 32 सीटें उसे आवश्यक हैं सहयोगी दलों की। अगर सहयोगी दल ना रहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। सहयोगी दलों को भी यह बात पता है कि अगर पीएम बनना है तो इन 292 सीटों में से बीजेपी 240 लेकर चाहे बैठी रहे, लेकिन अगर इनके सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना वाली शिंदे पार्टी अगर ये हट जाएं तो साहब इनका सपना अधूरा रह जाएगा। सपना अधूरा ना रहे इसलिए जरूरी है कि सहयोगी दलों को भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। सहयोगी दलों को पहले से बीजेपी के प्रति जो उनका प्यार है वो सबके सामने जग जाहिर है। जहां एक और नीतीश कुमार जी के द्वारा एनडीए के साथ पुराना जो व्यवहार रहा है वो सबको पता है कि ये कितनी बार गए और कितनी बार आए हैं। ठीक इसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी पता है कि वो भी कितना ज्यादा एनडीए के साथ आते जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए में सबको साथ रखना वर्तमान की सरकार की बड़ी चुनौती है। वर्तमान में भाजपा के 14 सहयोगियों के पास 53 सीटें हैं, क्योंकि कुल अगर 92 सीटों तक पहुंच बनी है तो 52 सीट्स ऐसी हैं जिनको सहयोगी दल अपने पास रखे हुए हैं। उनमें से टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू है, शिवसेना, एलजेपी, ये सब पार्टियां इसमें शामिल हैं। बड़ा सवाल अब यह बनता है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं इन्होंने जो पद मांगे हैं वो ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तैयारी बकायदा आने से पहले कर ली थी जाने की। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। साथियों, मोदी 3.0 की कैबिनेट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने लोग कैबिनेट में हो सकते हैं। देखिए 543 सांसद हैं अगर हमारे देश में, तो 15% सांसद कुल संख्या के कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। यानी कि लगभग 80 के आसपास हम लोग सांसद देख सकते हैं। 80-81 के आसपास सांसद जो हैं वो कैबिनेट के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर देखे जा सकते हैं। एक सोशल मीडिया पर वायरल कैबिनेट के लोगों की लिस्ट होने लगी जो कि फेक है। सरकार की तरफ से कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन इस फर्जी लिस्ट के अंदर जिस तरह के पद लिखे हुए थे और जिस प्रकार से सोर्सेज न्यूज मीडिया वालों ने निकाल कर बताए कि टीडीपी ने क्या मांगा है, जेडीयू ने क्या मांगा है, उनसे सारे खेले को समझने में आनंद आने लगा। प्रधानमंत्री का पद तो उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया कि साहब आप चलाइए, लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें से गृह मंत्रालय अमित शाह जी के स्थान पर बोले टीडीपी मांग रही है कि यह पद आप हमें दे दीजिए। बस मैं केवल इतना सा कहूंगा कि आप ये समझ लीजिएगा कि गृह मंत्रालय के पास ही देश की सारी पुलिस ऑफिसर्स का कंट्रोल होता है, सीबीआई का कंट्रोल होता है। यह न्यूज वायरल है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी मांग रही है। आपको बस मैं इतना सा हिंट देना चाहूंगा कि किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस चाहिए या फिर उसे ईडी से बचाव चाहिए, वो सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, नीतीश कुमार जी का पुराना साथ, जेडीयू ने अपने पास मांगा है। ऐसी पूरी लिस्ट बाहर होने लगी। साथ में यह पता लगने लगा कि यहीं पर सहयोगी गठबंधन के दलों ने लोकसभा के स्पीकर का पद भी डिमांड किया है कि नहीं साहब हमें स्पीकर का पद भी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा के स्पीकर का पद लेना चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसे देने की इच्छुक नहीं बताई जा रही है। अब आप पूछेंगे कि लोकसभा स्पीकर का पद यानी ओम बिड़ला जी का पद, उसमें ऐसी क्या खासियत है? बस उनको यही तो कहना है माननीय बैठ जाओ, माननीय मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, हैं? हाँ, माननीय मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
ये जो बाहर निकाल दूंगा वाली कला है ना, बस यही माननीय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद बना रही है। लोकसभा स्पीकर जो आप लोगों की नजर में अब तक आया ही नहीं कि कितना बड़ा पद है। आपको लगा ठीक है कोई पार्टी जीतेगी तो एक आदमी बैठेगा, जी नहीं। इस पद का महत्व क्या है आज समझिए, और क्यों टीडीपी इसे मांग रही है। बस मैं केवल इतना सा अगर एक लाइन में कह दूं कि ये वो पद है जिसने अटल जी की सरकार गिरा दी थी, ये वो पद है जिसने मनमोहन सिंह जी की सरकार बचा ली थी। तो आपको थोड़ा सा क्यूरोसिटी आने लगेगी कि क्या बात कर रहे हो, इसमें इतनी ताकत है क्या? जी हां, इन पदों के बारे में आगे लेकर चलूंगा, लेकिन एक किस्सा थोड़ा सा बीच में बता देता हूं, आगे और विस्तार से बताऊंगा। अटल जी की सरकार जब एक बार अपना फ्लो टेस्ट करा रही थी कि उनके पास कितने सांसद हैं, तो केवल स्पीकर के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि टीडीपी का ही नेता था, उसने एक ऐसी परमिशन दी जिसके चलते अटल जी एक वोट से सरकार में अपना बहुमत सिद्ध करते रह गए और उसके चलते उनकी सरकार गिर गई। इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यह पद बहुत खास है। तो कैसे परमिशन देता है, क्या कुछ है, आगे चल के बताते हैं, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर का पद माना गया था। अब आपके दिमाग में आएगा लेकिन इससे यह कैसे पता चल रहा है कि आने से पहले ही जाने की तैयारी हो रही है। आइए तो हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए क्या है ना जी कि प्रधानमंत्री को अपने साथ काम कराने के लिए लोगों की जरूरत है। और आप ये जानते हैं कि जिस प्रकार से रोड एंड ट्रांसपोर्ट में नितिन गडकरी जी का काम रहा, विदेश मंत्रालय के अंदर जयशंकर साहब का काम रहा, ये सभी वो काम हैं जो कि काफी ज्यादा फार रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि हां भाई इन्होंने जबरदस्त काम किए हैं। ऐसी स्थिति में जनता के सामने अगर एनडीए गवर्नमेंट को या मोदी जी को अपनी इमेज चमका के रखनी है तो इन कामों को वो अपने हाथ में रखना चाहेंगे कि नहीं भाई हमारी इमेज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है, हम अपनी जीडीपी का लगभग 22% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पता चले कोई और व्यक्ति यदि ये चीज मांग लिया तो फिर हम अपने आइडिया से पिछड़ जाएंगे। और मान लीजिए कल को ये पार्टियां अलग हो जाएं तो वो जो नेता है वो अपनी अलग इमेज चमकाएगा कि देखो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कहां तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमान को बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन सहयोगी दल उसे अपने पास मांग रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि 22% इंडिया की जीडीपी का बजट उसमें आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब खेला क्या है, अब उसको समझते हैं। तो देखिए बीजेपी के सहयोगी दलों को आप यहां पर तस्वीरों में देखिए कि कितने सारे सहयोगी दल हैं और किस प्रकार से एक दूसरे के साथ खड़े हैं इस उम्मीद में कि कैबिनेट में उन्हें कोई ना कोई पद मिलेगा। ऐसी स्थिति में जानकारी निकल कर आती है नीतीश कुमार जी की और नायडू साहब की, और उनमें सबसे पहली जानकारी निकल कर आती है कि ये चाहते हैं कि इन्हें लोकसभा स्पीकर का पद मिल जाए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब ऐसा क्या है कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए ये चाहत रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप ऐसे समझिए। अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, विशेष रूप से जिसको लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, जिनको न्यूज चैनल्स उठा उठाकर पलटू राम लिख रहे हैं, उनके बारे में सबसे ज्यादा डाउट क्या है आपको पता है ना? एक शब्द है आया राम गया राम। हरियाणा के एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने कई बार पार्टियां बदल के सरकारें बदलवाई, उनका नाम था आया राम। तो उनके नाम आया राम गया राम टाइप से एक नाम पड़ गया, जिसको ध्यान में रखते हुए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ सरकार ने पास किया, दल बदल विरोधी अधिनियम, कि कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। इसे दल बदल विरोधी अधिनियम नाम दिया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ नाम दिया गया था, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? अगर कल को मान लीजिए नीतीश कुमार जी खुद ये कहें कि मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूं, वो उठाकर अपना बैग चल पड़े, लेकिन उनके सहयोगी जो बाकी बचे हुए अन्य 11 सांसद हैं वो कहें साहब हम तो नहीं जाना चाहते, तो 11 सांसद रुक गए और नीतीश कुमार जी चले गए, तो नीतीश कुमार जी की योग्यता रद्द हो जाएगी। कौन कर सकता है यह हिम्मत कि उनकी योग्यता रद्द कर दे? जो किंग मेकर हैं उनकी योग्यता रद्द करने की क्षमता किसमें है? आया ना बात? लोकसभा स्पीकर में। यही तो है लोकसभा स्पीकर की खासियत। जी हां मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा स्पीकर हमारे देश का वो पीठासीन अधिकारी है जो एंटी डिफेक्शन लॉ में, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी पार्टी के मेंबर की सदस्यता रद्द करनी है कि नहीं करनी है, यह निर्णय स्पीकर करता है। महत्व समझ में आ रहा है? यानी कि अगर भविष्य में हम ये कहें, अच्छा और सुनिए, कोई पार्टी अगर मर्जर करना चाहती है, तो मैंने आपसे कहा ना आने से पहले जाने का रास्ता तय। और वो कैसे? कि कल को अगर इनके पास स्पीकर का पद हुआ तो अगर ये जाते भी हैं तो अपना ही आदमी होगा तो उससे कह सकेंगे कि भाई सुनो, हमारे ऊपर सांसदी रद्द मत कर देना, कुछ नियम और निकाल लेना, लेकिन हमारे ऊपर बैठक मत बुलाना। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात सुनिए,
अगर किसी पार्टी को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलानी हो या फिर संयुक्त सत्र बुलाना हो, किसी बिल को पास करवाना हो, बहुमत के अंदर संसद के अंदर चर्चा करवानी हो, संसद में बोलने का मौका देना हो, कोई भी विषय इमरजेंसी का विषय है या नहीं, कोई प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव होगा या नहीं, कौन से विधेयक को किस तरह डिस्कशन में लेकर आना है, ये सारे निर्णय, कौन सा प्रश्न स्टार प्रश्न है, तारांकित है, अतारांकित है, अल्प सूचना है, ये सारी संसद की कार्रवाइयां लोकसभा स्पीकर के माध्यम से रूट होती हैं। यानी कि लोकसभा में होने वाली कार्रवाइयों का असली हेडमास्टर लोकसभा स्पीकर होता है। अब आप पूछेंगे अच्छा ऐसा क्या और कर सकता है वो? चलो दल बदल विरोधी बात समझ में आ गई, और क्या कर सकता है, चलिए और सुन लेते हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक सुर्खी सुनी होगी, अगर आपको ध्यान हो, कि हमारे यहां पर 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था एक दिन के लिए। आपको कुछ दिनों पहले की एक सुर्खी दिखाता हूं, दिसंबर 18 2023 की है। विंटर सेशन चल रहा था, 92 एमपीओ को कुल मिलाकर सस्पेंड किया गया था। 78 एमपी तो केवल एक दिन में सस्पेंड किए गए थे, जिस समय पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हुआ करते थे उस समय पर। और ये जब सस्पेंड किए गए थे तो करा कौन सस्पेंड? क्लास का हेडमास्टर। कौन? लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ कर देखिए कि उस पद को चाहने का असल मंतव्य है कि लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना, और उस सुचारू रूप से चलने में लोकसभा के अंदर किसी प्रकार की कोई बात ना हो, इसको सुनिश्चित करते हुए चलने देना। इस पर हमने सेशन भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो देखिएगा, यह अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो हमारे देश के अंदर जब हाल ही में 3 क्रिमिनल बिल पास हुए, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता करके जो बिल आए थे, उस समय 97 अपोजिशन के सांसद एब्सेंट थे। तो आप सोचो कि सांसद अगर एब्सेंट हैं, क्यों एब्सेंट हैं? क्योंकि उनको सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंड किसने किया हुआ है? लोकसभा के स्पीकर ने किया हुआ है। किस कारण से किया हुआ है? बोले आप सही से क्लास में नहीं बैठे थे, लोकसभा में आप ठीक से नहीं बैठे थे, तो आप बाहर जाइए। बाहर चले गए, आपको तो मतलब एक तरह से आपकी गतिविधियों के कारण बाहर निकाल दिया। अब लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और लोकसभा की कार्यवाही में आप एब्सेंट हो, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके बहुमत से कानून पास होना है, तो जो उपस्थित थे उन्होंने बहुमत से कानून पास करा लिया। तो सोचिए कानून पास कराने में भी लोकसभा स्पीकर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपोजिशन ने हमेशा कहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे बिल लोकसभा में जब हम है ही नहीं, हमें पनिशमेंट दे करके बाहर भगा दिया और बिल पास करा दिए गए। ठीक है, ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार के जितने भी छोटे दल हैं वो संसद में टूटकर दूसरे दल में अगर शामिल होने का विचार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर के ऊपर यह बहुत मायने रखता है कि वो उन दलों के सांसदों के जाने को अयोग्य ठहराता है, मान्यता देता है अथवा नहीं देता है। यह बहुत बड़ी चीज। और मैं एक चीज यहां याद दिलाना चाहूंगा कि यह पद इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने यह बात रखी गई कि सर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट कुछ क्यों नहीं करती है। तब जज साहब ने खुद कहा, 2021 का मामला है, मैं अगर आपको मिलेगा तो बताऊंगा, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि यदि मैं लेके आया था, आगे दिखा दूंगा, उसमें यह कहा गया था कि हमारे पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में ज्यादा ताकत नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय की मतलब जुडिशियल रिव्यू जरूर कर सकती है, लेकिन कानून में लोकसभा स्पीकर के पद को बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है। तो उम्मीद है पहली बात समझ में आ गई होगी। लोकसभा स्पीकर का पद क्यों चाहते हैं कि भाई अगर हम आए और दूसरे में मिल गए तो स्पीकर महोदय हमारी मान्यता रद्द नहीं करेंगे। दूसरी बात सुनते हैं अब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कहानी सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खी अगर किसी ने कमाई तो वो ईडी थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा दी जा रही रेड थी। ईडी किसके अंडर में आती है? तो वो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास केवल ईडी नहीं है, उसके पास फंड और बजट का बंटवारा भी है। अगर कोई राज्य स्पेशल स्टेटस चाह रहा है या चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर राज्य को ज्यादा पैसा मिले, तो वित्त मंत्रालय यह निर्णय लेता है कि किस राज्य को किस तरह का विशेष राज्य का दर्जा देना है कि नहीं देना है, पैसा देना है कि नहीं देना है, कोई स्पेशल बजट अलाउ करना है कि नहीं करना है, वित्त मंत्रालय के पास है। आप ऐसे समझिए ना, एक घर है, उस घर के अंदर खजांची जो है वो आपका अपना आदमी है। आप गए, यार भाई साहब सुनो पैसे की जरूरत है, अजी लीजिए ना, ये पकड़िए पैसा। आपका अपना आदमी अगर खजांची हो तो आपको पैसे में लाभ होता है, मतलब कोठियार का मालिक आपका आदमी तो लड्डू निकाल निकाल कर देगा। तो ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय पर नजर, वित्त मंत्रालय पर नजर, और विशेष रूप से
ईडी पर नजर। ईडी पर नजर की बात क्यों कह रहा हूं? असल में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक कौशल विकास निगम का मामला चल रहा है। कौशल विकास निगम केस जिसके चलते इन्हें जेल भी हुई थी, उस केस में ईडी से बचने के लिए ईडी को ही टीडीपी अपने पास लेना चाहती है कि बेटा ईडी हमारे पास रहेगी तो ये कम से कम हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि ये हमारे कब्जे में रहेगी। फिर से वही वाली बात, मोदी जी चुनाव जीते थे ये कह करके कि वो भ्रष्टाचार पर और तेजी से प्रहार करेंगे, और तेजी से प्रहार के मामले में उनके सहयोगी दल, उस पार्टी के लोग उस वित्त मंत्रालय को उठाकर अपने पास बैठ जाएंगे, तो प्रहार तो भाई साहब आपका निराधार हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से वही है कि यहां पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स निकलकर बाहर आएंगे। मोदी जी कहेंगे इससे अच्छा है कि मैं झोला उठा के ही चल दूं क्योंकि तुम लोगों के साथ रहकर जो मैंने वादे किए थे वो पूरा कर नहीं पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में ईडी और वित्त मंत्रालय का कनेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्शन बनता है। मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था कि किस प्रकार से टीडीपी बीजेपी का साथ देने के लिए और ज्यादा मतलब दिक्कतें कर सकती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग याद दिलाता हूं मैं आपको। वित्त मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय की डिमांड भी की जा रही है सहयोगी दलों के द्वारा। गृह मंत्रालय जो फिलहाल अमित शाह जी के पास है, गृह मंत्रालय जो कि देश की पूरी पुलिस के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, वही गृह मंत्रालय जो कि सीबीआई को अपने कंट्रोल में रखता है, देश के अंदर जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उन पर अपना कंट्रोल रखता है। सहयोगी दलों में टीडीपी और जेडीयू वही पद चाहते हैं। यानी कि अगर केंद्र सरकार में कोई पद काम के हैं तो उनमें सबसे ज्यादा मालदार पद है राजमार्ग का, यानी कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण गडकरी जी करा रहे हैं, जिसकी जीडीपी 22% कंज्यूम कर रहे हैं। इतना पैसा है कि अगर पैसे से माला माल होना है तो वहां हो जाइए। नंबर दूसरी तरफ अगर बात आती है खुद को बचा के रखने की, तो लोकसभा का स्पीकर का पद दे दीजिए, वित्त मंत्रालय दे दीजिए, ईडी से बच जाएंगे, सीबीआई का गृह मंत्रालय दे दीजिए। तो एक प्रकार से यहां पर जो तैयारी सहयोगी दलों के द्वारा की जा रही है उसे देखकर कयास यही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सरकार को बनने तो दे रही हैं लेकिन अस्थिरता के साथ आगे लेकर चलेंगी। पता नहीं कब ये दोनों साथ एक दूसरे का छोड़ दें। स्पीकर के पद की ताकत बाकायदा संविधान में आर्टिकल 93 में दी हुई है, वहीं विधानसभा के स्पीकर की ताकत 178 के अंदर संविधान के अंदर दी हुई है। यह स्पीकर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है, विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी कार्य करता है, सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक भी आयोजित करने का काम करता है। अब मैं आपको एक वो किस्सा सुनाता हूं जिस समय पर स्पीकर का पद कितना मायने रखा था, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पद की मांग क्यों की जा रही है। अच्छा, एक बात और सुन लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो वो देखिए 1 जुलाई 2021 का मामला है जब स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि दल बदल कानून में कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं, अर्थात दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सुनिए कहानी इतिहास की, जिस समय स्पीकर ने अपनी वजह से मतलब पूरी की पूरी राजनीति को हिला कर रख दिया था। चलिए सबसे पहला किस्सा सुनाता हूं। किस्सा है अटल जी की सरकार का। अटल जी जब कहते हैं कि वो नेता जिन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को तोड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया, जब वो दौर जिस समय अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। घटना बताई जाती है 1998 की। अटल जी दूसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनाकर चल रहे थे, लेकिन इसी सरकार के सहयोगी दल थे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। जो टीडीपी आज है ये अटल जी के समय पर भी उस समय सहयोगी पार्टी थी, और स्पीकर के पद पर टीडीपी के नेता जीएमसी बाल योगी हुआ करते थे। जीएमसी बाल योगी स्पीकर थे, जैसे आज ओम बिरला जी हैं, ठीक है। डीएमके ने अटल सरकार के से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया कि भाई हम अटल जी के साथ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब स्थिति यह बन गई कि अटल जी के पास में 272 का नंबर है अथवा नहीं। मान लीजिए कि आज एनडीए के सहयोगी दलों में से कोई एक बड़ा दल यह कह दे कि मैं साथ नहीं हूं। ऐसी स्थिति में विपक्ष यह मांग कर सकता है स्पीकर से कि फ्लोर टेस्ट करवाइए, पता लगाइए कि संख्या बल किसके पास है। अगर संख्या बल नहीं है तो फिर सरकार होने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट बुलवा दिया। अब इस समय ये जो जीएमसी बाल योगी थे टीडीपी के नेता, इन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल जिसका नाम है एस गोपालन, उसकी तरफ एक पर्ची बढ़ाई
और उस पर्ची में ही सारा खेल हो गया, क्योंकि जीएमसी बाल योगी को यह पता चल गया कि अगर डीएमके चली गई है तो अब बीजेपी के पास केवल 1-2 नंबर का ही अंतर है वो सिद्ध करने में, यानी कि यह प्रूव करने में कि सरकार बनेगी अथवा नहीं बनेगी। तो अब हुआ क्या, तो इस पर्ची में क्या था ऐसा, तो असल में उस पर्ची में क्या था, कांग्रेस के एक सांसद थे जिनका नाम था गिरधर गोमांस। गिरधर गोमांस असल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे फरवरी में। मुख्यमंत्री बन गए थे फरवरी में क्योंकि उन्होंने उड़ीसा का विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वहां से चुनाव जीते, उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल गया। लेकिन उन्होंने लोकसभा का जो सांसद का पद था वो छोड़ा नहीं था, लोकसभा की सांसदी छोड़ी नहीं, उधर विधानसभा की सदस्यता मिल गई, यहां पर वो मुख्यमंत्री, इधर वो सांसद। जनरल सेक्रेटरी स्टेट मतलब सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन है, इनको जीएमसी बाल योगी ने पर्ची पर लिख कर दिया कि एक काम करिए, गोमान से कहिए कि वो आकर अपना वोट दे दे। कांग्रेस की तरफ का सांसद था, आकर वोट देने की परमिशन दे दी गई। वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बन गया था वो व्यक्ति आता है और चूंकि उसने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया हुआ है तो वो वोट देने स्पीकर की परमिशन से चला आता है। स्पीकर ने ऐसा पहली बार किया था जब एक मुख्यमंत्री संसद में वोट देने पहुंचा। उसने अपने वोट से अटल जी की सरकार को गिरा दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े तो सब यही बात निकल कर आई कि स्पीकर बाल योगी की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई। यानी टीडीपी थी सहयोग में लेकिन जानबूझकर सरकार गिरा गई। तो भाई साहब ये टीडीपी बहुत टेढ़ी है, ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। यानी कि विश्वास मत के समय अगर ये उस समय मैच टाई करवा देती तो बात कुछ और होती, ये काम टीडीपी ने किया था। तो आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई, पहली घटना। दूसरी घटना भी ऐसे ही हुई और दूसरी घटना 2008 की है, जब भारत और अमेरिका ने परमाणु समझौता किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे, इधर अपने मनमोहन जी हुआ करते थे। उस समय सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस की समर्थक हुआ करती थी, उसने साथ देने से इनकार कर दिया कि साहब हम इस मामले में आपके साथ नहीं हैं। तो उस समय अपोजिशन के अंदर एनडीए गवर्नमेंट यानी एनडीए अपोजिशन में था, उनने कहा हम विश्वास मत चाहते हैं कि आइए प्रूव करिए कि आपके पास नंबर है कि नहीं सरकार चलाने के। सोमनाथ चटर्जी उस समय सीपीआई के नेता थे लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। सीपीआई वालों ने कहा उनसे कि आप अपना पद छोड़ दीजिए। चटर्जी ने कहा मैं नहीं छोड़ रहा मैं नहीं छोड़ रहा। अब स्पीकर पद नहीं छोड़ रहा, अब ये स्पीकर के ऊपर है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाए कि नहीं करवाए। सारा मामला धरा रह गया। मतलब सीपीआई छोड़ गई लेकिन वो व्यक्ति अपना पद नहीं छोड़ा और बोल दिया कि मैं नहीं करवा रहा, जाओ। तो जब आपने वोटिंग ही नहीं करवाई तो पता कहां चल रहा है कि आपके सरकार का बहुमत है कि नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये तो पाकिस्तान वाली खिचड़ी बन गई। पाकिस्तान में हर बार इस तरह की हुकूमत बनती है क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसी को कोई 2/3 मेजोरिटी लेने ही नहीं देती। इस दफ़ा इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा सीटें ले चुका था। ये हमें तब पता चला जब ब्यूरोक्रेट बोले हैं। सबसे बड़ा सबूत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद लियाकत चट्टा साहब था। मतलब एक सीट भी रावलपिंडी से एक सीट भी नहीं कोई जीता। सारी सीटें फैसलाबाद से कौन जीता था? पीटीआई। फैसलाबाद से भी क्लीन स्वीप 9 सीटें सारी पीटीआई जीती। नहीं, एक जीता था इधर वो तांदले वाले साइड पे एक था नून लीग की, वो जीत गया था। बाकी सारी फैसलाबाद में क्लीन स्वीप एक किस्म का किया था। मतलब बात करने का मकसद ये है कि इंडिया के अंदर भी वही खिचड़ी बन रही है जो पाकिस्तान में होती है। पहले जितने भी 2 हुकूमतें की है बीजेपी ने, उसके अंदर उनके अपने ही पूरे थे 200। असल में भाई क्या होगा हार क्यों कहते हैं? जैसे इमरान खान ने हुकूमत बनाई थी ना MQM के साथ और बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ थे, तो ये उस तरह तर्ज पे अब बनेगी। लेकिन इसमें होगा ये अब कि कोई किसी तरफ खींचेगा, कोई किसी तरफ खींचेगा। तो ये जो मामला है ना, ये बड़ा गंभीर होने वाला है। इस सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है। हालांकि पहले तो टोटली जो हुकूमत थी वो बीजेपी की थी और उन्होंने भाई जो भी फैसला करना था अपनी मन मर्जी से करना था। लेकिन इस दफा जो है ना मामला बहुत हो गया बुरा होना है, क्योंकि वो एक तो कह रहा है कि मैं भाई बैठूंगा वहां पे, वो जो ऑर्डर वगैरह देते हैं उसका नाम स्पीकर जो हमारे भी नायडू बोल रहे हैं, स्पीकर बैठेगा।
तो वो अंकित भाई भी ये कह रहे हैं कि उसमें इतनी है खास वजह मुझे नहीं नजर आती कि वहां पे बैठ नहीं। खड़े हो जाओ। और फिर बता नहीं मैं जाऊंगा कि ये वही सीट है जिसने मनमोहन सिंह की हुकूमत बचा ली थी, और दूसरे तक कौन से लीडर का नाम है उनकी, इस स्पीकर की तो सारा कंट्रोल होता है स्पीकर के आगे। पार्लियामेंट के साथ तो पार्लियामेंट क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट होते ही वो पार्लियामेंट असल गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंटेरी नहीं होते, गवर्नमेंट गवर्नमेंट वही चलाती है ना। नहीं तो फिर ये आप वो बहुत बड़ा है अपना। भाई तो इस वजह से मेरे ख्याल में अब ये हर बंदा जो है ना, जितने भी वो उन्होंने पिक्चर में दिखाए थे खड़े थे, तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हर बंदा जो है ना वो अपनी कह रहा है कि क्या होगा, मुझे कोई योदा मिल अच्छा, जाएगा, मेरी मुझे बात कोई मिल सुनिए। जाएगा। तो इसी वजह से आप दोनों को क्या लगता है कि नेक्स्ट जो हुकूमत है बनेगी इंडिया में? कमजोर होगी। नहीं किसकी बनेगी? पीएम मोदी आप 9 तो वो कह भी रहा 9 जून को हलफ उठाने जा रहे हैं। यार ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी हुकूमत बन जाए, कांग्रेस की बन जाए, क्यों नहीं हो सकता? वो अगर मिला ले दूसरी पार्टियों को, जो ये भी हो आजाद सकता सरकार है, है। दूसरी जो पार्टी उनको मिला ले, हो सकता तो है। उनकी भी तो कांग्रेस की भी तो बन सकती है। ये जरूरी तो नहीं कि बीजेपी की बने, हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है, जो भी लंगड़ी लूली बनेगी जिसकी भी हो। ऐसी है, ये गरूर टूट चुका है बीजेपी को। मैं सच बोल रहा हूँ, बाकी किसी को बुरा लगे, सॉरी टू से, लेकिन सच यही है कि बीजेपी का गरूर टूट चुका है। भाई जो गरूर situation का थी, सार हमेशा नीचे होता है, और ये मैंने देखा है। जो सारे मामला थे आपने भी देखे हुए थे, लेकिन वीडियोस के जरिए पता चलता था कि भाई वाकई बीजेपी ये अचीव कर लेगी। वीडियो से और लोगों की राय वगैरह से तो यही पता चलता था हमें भी। तो उन्होंने भी इसी इत्मीनान की वजह से ये बात की थी कि हम भाई 400 के आंकड़े जो है वो क्रॉस करेंगे। भाई वाकई मुझे भी कुछ शक ही नहीं था कि नेक्स्ट पीएम जो पीएम मोदी बनेंगे, और जो उनकी जो कह लें कि जो उनकी सीटें वो उनको किसी से ज़रूरत ही नहीं होगी से मांगने की। लेकिन ये तो काम उल्टी हो गया। लेकिन पता बात क्या है, कोई कह रहा है वो वाला दे दो, तो असल में ना मोदी साहब को बहुत अब कंप्रोमाइज़ करने पड़ेगा, जो कि वो करते नहीं। झुकना भी पड़ेगा, जाहिर बात है यार। जब बड़े बड़े आप देखें होम मिनिस्ट्री के अंदर वो जो एक मतलब जो जितने भी वो उन्होंने शुभ बताए तकरीबन सारे अहम हैं। वो पुलिस जिसको सारी फोर्सेस कंट्रोल करती वो वाला वो जो है अहदा भी वो मांग रहे हैं। उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स का लिहाज से जो नया भर्ती करना जाना जो भी है वो सारा वो भी मांग रहे हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट ओहदे मांग रहे हैं। तो अब क्या करेंगे मोदी साहब? ये बहुत बड़ी एक किस्म की उनके लिए अगर ओहदे चिंता की बात है। अगर ओहदे नहीं देंगे तो फिर हुकूमत नहीं बनेगी। अगर ओहदे दे दिए तो फिर उनका बताया तो उनकी हर बात माननी अच्छा, पड़ेगी। फिर इनको अपनी पार्टी में से कुछ जो है उनको भी निकालना पड़ेगा, यानी कि जिस तरह ये भी है। हाँ, जिस तरह जो वजीर थे वो नितिन गडकरी, जो शायद उनको भी निकालना पड़े। एस जयशंकर साहब उनके बारे में भी सुन रहे हैं, नहीं, पता नहीं आपको भाई, वो रखेंगे होंगे या नहीं होंगे, वो ये तो भी है ना भाई। वो तो जरूरी है, वो तो इन कंट्री के लिए भाई जरूरी तो वो है, लेकिन जो दूसरी जो आज़ाद है या दूसरे जो हुए हैं पार्टी के, उनको अगर साथ मिलाएंगे तो हो सकता है वो ये भी ओहदा मांगे, ये भी तो हो सकता है। वैसे ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात के तो मैं नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर एस जयशंकर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक अच्छे मिनिस्टर हैं भाई, उनको तो ये होता जो है ना सूट करता है। और सबसे बड़ी बात उनको लेकिन पता है, मैंने बात की, लेकिन ये जो भी सरकार हुकूमत बनेगी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनेगी, ऐसे ही है। पहले वाली बात नहीं होगी। चलो जी, खैर ये अब वक्त ही साबित करेगा किस तरह गवर्नमेंट होगी, मोदी साहब इसको कैसे मैनेज करते हैं। ये तो मोदी साहब के साथ दर्द है सारे। चले मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।